अब राहुल गांधी ने बोला क्या, चलिए मैं आपको नहीं बताता हूं, मैं आपको सुनाता हूं कि राहुल गांधी ने क्या बोला। और जो एक शब्द है जो उन्होंने पीएम मोदी के लिए बोला, दैट पीएम मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, जो एक बहुत बड़ा झटका था जिसको अभी पूरी मीडिया कवर कर रही है। लेकिन पहले आप सुन लीजिए कि राहुल गांधी ने बोला क्या। मैं 3 चीजें बोलना चाहता हूं। पहली चीज बोलने नहीं दे रहे हैं, मोदी जी घबराए हुए हैं। आपने देखा जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं, किसी ना किसी कारण। जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी पर प्रेशर है, भयंकर प्रेशर है। और नरेंद्र मोदी जी का जो इमेज का गुब्बारा है, जो हजारों करोड़ रुपए लेकर बनाया गया था, वो फूट सकता है। इशू ये नारावाने की स्टेटमेंट नहीं है, ये साइड शो है, और वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मेन बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कर दिया गया है। किसने किया है, कैसे किया है, यह हिंदुस्तान की जनता को सोचना है। मगर इतिहास में पहली बार हिस्ट्री में एलओपी को प्रेसिडेंशियल एड्रेस में नहीं बोलने दिया। बाहर बोल दीजिए, जो अंदर नहीं कहा दिया जा रहा है बाहर। वो तो ऑटोमेटिकली होगा जी। बट ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। जी, जो सबसे बड़ा शब्द और जिस पे पूरी चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के पीएम, वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि नहीं। चलिए इसको बताने के लिए और राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट है उसको समझने के लिए हम आपको मिलाएंगे एम्बेसडर दीपक वोरा साहब से, जो हमारे शो पे आते रहते हैं और उन्होंने हमारे साथ पॉडकास्ट भी किया। हमारे साथ है अरविंद सिंह तेजावत, जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और मेजर जनरल राजन कोचे साहब, जो कि हमेशा हमारी आंखें खोलते हैं जब हम बात करते हैं ईरान की, अमेरिका की, और इस वजह से वो यहां पर हैं। हम जाएंगे ट्रेड डील पे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं जनरल साहब आपसे। थोड़ा बताइए, आप इस स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जब बोला जा रहा है कि देश का पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो इसके क्या मायने हैं? देखिए, सबसे पहले तो राहुल गांधी की जो स्टेटमेंट है वो एक ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट है। कॉम्प्रोमाइज बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उसका खुलासा नहीं कर रहे। अब एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन का रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिशियन जब ऐसी बहुत एक बड़ी बात करता है, देखिए एक प्राइम मिनिस्टर, एक देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में आप बात कर रहे हैं जी। और ये इंटरनेशनल मीडिया तक भी आपको न्यूज देखी जाती है, और जो ये इसके ऊपर टिप्पणी भी की जाती है। तो जब कोई एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन अगर ऐसी बात करता है, तो उसके पास क्या तथ्य है जिसके बेसिस पे वो बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। पहले इसको मेरी ऑब्जर्वेशन ये है जी। दूसरी ऑब्जर्वेशन है, जब जनरल नरावने का बोल रहे हैं कि साइड शो है, वो पार्लियामेंट में मुद्दा राहुल गांधी ने रेज किया था, खुद ही उठाया जी। पहली तो चीज है कि बजट का डिस्कशन चल रहा था, तो बजट के ऊपर ही बात होनी थी, और ये चीज एक प्रोटोकॉल है पार्लियामेंट का, और जो पार्लियामेंट के प्रोसीजर्स के जानकार होंगे वो ज्यादा बता सकते हैं इसके ऊपर जी। वो प्रोटोकॉल में आप एक नया मुद्दा जिसका बजट से कोई लेना ना देना हो, और वो डिस्कशन बजट के ऊपर है,
तो कोई भी स्पीकर अलाउ नहीं करेगा वो डिस्कशन को। तो इसीलिए अगर आपको डिस्कशन करना है इसके ऊपर, तो आप एक अपनी रिक्वेस्ट स्पीकर को दे दीजिए, वो आपको टाइम देंगे, और सब्सिक्वेंटली जब बजट के अगले दिन या जो भी नेक्स्ट पार्लियामेंट का डिस्कशन होता है, क्वेश्चन आवर भी होता है पार्लियामेंट में, क्वेश्चन आवर में भी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं। तो इस टाइप की और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसको वो कोट कर रहे हैं, वो जो एक कैरावैन, आई बिलीव एक कैरावैन जर्नल है, सुशांत सिंह का आर्टिकल है, जो उसके बेसिस पे ये कर रहे हैं। अभी किताब आपकी छपी नहीं है जी। वो एमओडी ने उसकी क्लियरेंस नहीं दी है, और जनरल नरावने की ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है अभी तक जो मुझे ये इसको इंडिकेट करे कि जो जी। सुशांत सिंह अपनी जर्नल में लिख रहे हैं वो सही है गलत है। उसके ऊपर कमेंट करना, आई थिंक इट विल बी टू अर्ली। जी, लेकिन वो थोड़ा सा जो कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं सर, वो बोल रहे हैं एप्स्टीन फाइल को लेकर के, ये एप्स्टीन फाइल को लेकर के वो ज्यादा इसको बड़ा मुद्दा देखते हैं, और ये कह रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये कांग्रेस के पोस्ट है। मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूं, दैट पीएम मोदी इज लिटरली सरेंडरिंग हिमसेल्फ बिफोर ट्रम्प। सो ही इज सेइंग कि मोदी अग्रीड टू टेक बैक इंडियंस लिविंग इन यूएसए इलीगली, मोदी टुक बैक स्टेप्स फ्रॉम ब्रिक्स करेंसी टू प्लीज ट्रम्प, ट्रम्प लिटरली threatened India in the name of tariff, and then suddenly after the phone call ये सारी चेंजेस हो गए। ये सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। एप्स्टीन फाइल का जिक्र काफी डर डर के मीडिया कर रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने शायद अब वो एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा कि अब सब लोग मोदी का नाम या पीएम मोदी का जो भी चर्चा हुआ, जो बातें हुई, उसको लेकर के चर्चा आगे बढ़े और एप्स्टीन से थोड़ा जोड़ करके देखा जाए। वोरा साहब, आपने काफी बार, आप तो बता रहे थे एप्स्टीन से आप मिले भी हैं, तो मोदी जी का ये जो पूरी कहानी 2017 की चर्चा हो रही है, इसमें कितनी सच्चाई हो सकती है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स अभी तक आए हैं, मेल्स आए हैं, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बुलाया अपने चैनल पर। बहुत मजा आता है जब आपसे बातचीत करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जनरल राजन कोचर को बुलाया, वो सब कुछ जानते हैं हर चीज के बारे में। मेरी क्या जरूरत है, मैं तो भोजन करने जा रहा हूँ। बट ही इज वेरी गुड, ही इज ब्रिलियंट। अब मैं आपको इतना कहता हूँ कि ये जो एप्स्टीन फाइल्स हैं जिसके बारे में बात की, क्या सच्चाई है? 0 से 10% कम सच्चाई है उसके अंदर। ये कहाँ किसी ने अपना कुछ पब्लिश कर दिया बाहर, आपने उसको पकड़ लिया। मैकडोनल्ड ट्रम्प साहब ने कुछ कह दिया, आप उसके ऊपर चढ़ गए। जब उसने बोला भारत की इकोनॉमी क्या बोले थे, डेड इकोनॉमी है, आपने उसको पकड़ लिया। यानी आपका ज्यादा भरोसा उस व्यक्ति पर है, पर अपने आंकड़ों पर नहीं है, फिगर्स पे कि 7% से ज्यादा हम लोग ग्रो किए हैं। जबकि मैकडोनल्ड ट्रम्प खुद अब कहता है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। उस समय डेड इकोनॉमी थे और 3 महीने के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हो गए। सो ऐसे आदमी पर भरोसा करना, उसके शब्दों पर, ये आपके बारे में बताता है, मेरे बारे में नहीं बताता है। तो उन्होंने Second ये thing, भी, sir, जी सॉरी मैं तो कहना चाहता हूँ ये जो अभी वो आई थी ना, वो क्या नाम था उसका, यूरोप की जो मैडम प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन, उर्सुला वंडरलैंड या वेंडरलैंड, ऐसा ही कुछ उनका नाम है, उर्सुला वंडरलैंड। वंडरलैंड, जी। हाँ वही वंडरलैंड। सर मैं बुढ़ा हो गया, 74 साल का, मुझे याद नहीं रहता। तो उन्होंने क्या बोला था, मदर ऑफ ऑल डील्स। अब जो हमने साइन किया सर, दिस इज द फादर ऑफ ऑल डील्स, दिस इज द फादर ऑफ ऑल अग्रीमेंट जो हमने साइन किया विद द सिंगल लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में। जो गाली गलौज करते थे हमारे साथ, आपको याद होगा क्या क्या गालियां देते थे, हमने कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि हम बहुत संयम बरतते हैं। और आज मंगलवार है, भगवान श्री हनुमान का दिन है सर, जिनका संयम, जिनकी ताकत, जिनकी लॉयल्टी आज वो प्रतीक है। तो मेरा मानना यह है सर कि ये जो अग्रीमेंट हमने, मैं डील नहीं कहूंगा, डील तो ट्रम्प कहता है, वो तो डील मेकर है। जो अग्रीमेंट हम यूएस के साथ अभी साइन करेंगे, अभी तो अनाउंसमेंट की है, मेरा ख्याल है कि उससे दोनों देशों को बहुत फायदा होगा। नहीं तो ट्रम्प साहब ना करते, ना हम करते। अभी ये अमेरिका के लिए अगर वो कुछ ज्यादा देर तक डिले करते तो वो लूज लूज हो जाता। अब तो दोनों इससे गेन करेंगे। और फाइनल एक क्वेश्चन, इतनी देर क्यों लगा दी? और टाइगर, ईयू के साथ कितना समय लगाया था सब, आपको पता है? तो ये 15 सालों बाद हुआ, और उसके भी अब 22 साल नुकसान गिनाए जा रहे 22 हैं। साल सब, 22 साल जी। कोई आलोचना नहीं हुई इस वक्त, क्यों लगाया इतना टाइम? तो अभी ट्रम्प साहब ने 6 महीने क्यों लगा दिए, 2 महीने? कम ऑन गाइस, गेट रियल। अगर आपने तो किसी आपको के क्या साथ, लगता है क्या फायदे होने वाले इस डील में? क्या हुआ यही तो सरकार नहीं बता रही है। ये सवाल पूछा गया, सर आपने एकदम से फोन पे बात सर अब किया, डील को आप साइन दोनों ने तो ट्वीट अभी कर दिया, एक ने नहीं ट्रूथ सर, सोशल पे और एक ने ट्विटर पे,
लेकिन आप संसद में वो ट्वीट तो दिखाने वाले हैं नहीं, क्या मिला हमें वो समझना चाहते हैं। मैं और आपको दूसरी बता बात, देता हूं एक सर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, रशिया ने बोला है कि मोदी जी ने उनको नहीं बोला कि हम तेल खरीदना रोकने वाले हैं, ये ट्रंप ने बोला। मोदी जी ने अपने ट्वीट में भी नहीं लिखा कि अच्छा अब हम रशिया से तेल खरीदना रोकने वाले। रशिया का उस पर कॉमेंट आ चुका है। जी ये रशिया कर चुका है टिप्पणी से। डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में तो आप जानते हैं ना, मर्क्यूरियल हैं, जो चाहते हैं वो लिख देते हैं, फिर अपनी बात को वापस ले लेते हैं। टाको कहते हैं ना, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो ये चीजें जो आप देखते हैं कि उनके बारे में, सर हमारी कूटनीति ये नहीं है सर। हम चाणक्य की संतान हैं। हम लोग बहुत संयम के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। जब वो उनका कोई है बिजारो पजारो, कोई है अमेरिका का, और एक स्पुटनिक है उनका कोई सेक्रेटरी, वो भी कहते थे भारत तो लॉन्ड्रोमैट बन गया है, रूस का पैसा लॉन्डर कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा। हमने कोई जवाब नहीं दिया, कोई देने की जरूरत ही नहीं है। जो जी लोग जवाब देते हैं, मुखालफत करते हैं, तो मैकडोनाल्ड ट्रंप और बिगड़ जाएंगे। फाइनली उनके जो एडवाइजर्स हैं, और जो मैं कईयों को जानता हूं, मैं तो अमेरिका में रहा हूं सर, मैं सर्विस किया वहां, आई गो एवरी ईयर। जो उसके एडवाइजर ने कहा होगा, चीन को खो बैठे हो, यूरोपियन यूनियन को खो बैठे हो, रूस को खो बैठे हो, अब दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मार्केट आपके लिए जी भारत है। यू डोंट वांट टू लूज इंडिया। मेरा ख्याल ट्रंप साहब को ये बात समझ आ गई। डील में हमारे लिए क्या है, पीयूष गोयल साहब ने अभी स्पष्ट कर दिया था। कुछ टेक्नोलॉजी एरियाज हैं, कुछ ये है, कुछ वो है, जो हमको मिलेगा। जहां तक आपके फार्मर्स की बात है, टेक इट फ्रॉम मी सर, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है, नॉट एट ऑल। सर मैं जानता नहीं आपकी उम्र क्या है, नहीं जानता जनरल साहब की उम्र क्या है। मेरी 74 साल की है। 66 67 में आपको बता याद कर रहा था, मम्मी डैडी से पूछेगा, जब अकाल था भारत में, हम अनाज मांगने के लिए अमेरिका गए थे। वो बोले अच्छा आप भीख मांगने आए हैं, आज तो पूरी दुनिया को हम भोजन खिला सकते हैं। इतना बता देता हूं, उस समय से लेकर आज तक फार्मर्स को हमने प्राथमिकता दी है, ताकि भारत को कभी अनाज के लिए भीख ना मांगनी पड़े। आज की सरकार भी वही कर रही है सर। चलिए बढ़िया। हमारे साथ तेजावत साहब भी जुड़ चुके हैं। तेजावत साहब, मुझे लगता है आप सुन ही रहे होंगे सारा कॉन्वर्जेशन। दो चीजें काफी डिस्कस हो रही है। एक तो इंडिया यूएस ट्रेड डील, जिसको अभी वोरा साहब ने बताया बाप ऑफ ऑल डील्स आफ्टर द मदर ऑफ ऑल डील्स। तो इसमें हमें क्या मिल रहा है वो हम थोड़ा समझना चाहते हैं। और जो एप्स्टीन फाइल का जिक्र बार बार हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एप्स्टीन फाइल्स का जिक्र जब होता है तो लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ये जो मिडिल क्लास है, जो जनता है, वो वॉयरिस्टिक नजर से देखती है चीजों को, और हम जानते हैं कि कैसे इसको देखा जाता है। अब मोदी जी का जिक्र होता है कि उन्होंने डांस किया, कांग्रेस उसको हो सकता है बढ़ा चढ़ा के भी बोल रही हो। आपका नजरिया क्या है? और जब ये बातें राहुल गांधी उठाते हैं और बोलते हैं कि आर पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, वो दबाव में है, तो इसका कितना बड़ा असर होता है? आप कैसे देखते हैं इस कमेंट को? देखिए नगेन साहब, पहले तो बोरा साहब का और कोचर साहब का बहुत बहुत स्वागत है ना। और जी बोरा साहब ने अपनी खुद ही पोल एक तो खोल दी है कि वो 74 इयर्स के हैं, हम तो इनको 47 का मान रहे थे। जी सच्चाई तो छुप नहीं एक सकती। बिल्कुल सही। अब कुछ चीजें जो है वो भी देखिए देखने लायक है। वो ये है कि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि डील बहुत ही शानदार है, ठीक है, और वो हमें उसके यूरोपियन यूनियन के साथ इतना लंबा वक्त लग गया। आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि ट्रंप ने, अगर अभी तो कुछ कुछ एकदम साफ तो है नहीं, जी आपको लगता है कि इतनी प्री मैच्योर स्टेज पे हमारे इंडिया के मिनिस्टर लेवल के लोग ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं, और वो भी कोई छोटे मोटे मिनिस्टर नहीं है, कोई होम मिनिस्टर है, कोई फॉरेन मिनिस्टर है, और वो सारे लोग कर रहे हैं कि अब बहुत अच्छा कर दिया है, हमारा सब कुछ ठीक हो गया है। क्या इतना जल्दी किसी भी चीज के प्रतिक्रिया देनी चाहिए, खासकर कि वो चाणक्य के देश के हो, जो कि शांति से प्रतिक्रिया देने के आदी हैं? तो पहला तो ये है। दूसरी बात ये कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बोरा साहब कि खासकर जो एग्रो प्रोडक्ट हैं उन पे इंडिया कंप्रोमाइज नहीं करेगा, करना जी भी नहीं चाहिए। पड़ोस में हमारे जितने भी जो हमसाया मुल्क है उनकी हालत देख ही रहे हैं आप, है ना। अनरेस्ट जी इतना भयानक है श्रीलंका में। वहां लोग प्रेसिडेंट का, मैं तो श्रीलंका रहा हूँ, जैसे बोरा साहब अमेरिका में रहे हैं। मैं वहां विजिटिंग प्रोफेसर था, जी तो मैं तो अंदर की हालत जानता हूँ। तो जिस तरीके से रानिल विक्रमसिंघे, वो बाद में आके उन्होंने संभाला फिर भी, जी पर यूनुस साहब तो वो भी नहीं कर पाए, है ना। और नेपाल में हालत क्या है, पाकिस्तान में कभी आग सुलग जाए, और जी भारत में किसान आंदोलन कितना जबरदस्त रहा था। अगर कोई ऐसा वैसा हो जाए तो आपको लगता है कि सरकार ये रिस्क लेने के लिए तैयार है? और बोहरा साहब पता नहीं क्यों नहीं बता रहे इस बारे में, तो वो कोई बात नहीं, है ना। अभी नहीं नहीं, बोहरा वोरा साहब को साहब टारगेट प्लीज नहीं करते हैं, हम बताइए, मुख्य थोड़ा मुद्दे बताइए। पे। आई वुड लाइक कि वोरा साहब अभी शुड मुख्य पिच मुद्दे इन। पे मेरा भी आते हैं वेट हम मत लोग। करिए वोरा साहब, थोड़ा बताइए तेजावत साहब को।
आप नहीं क्या नहीं, सोचते कोई हैं इसके बात बारे नहीं में? है ना, गौरव साहब सरकारी आदमी रहे तो वो हो सकता है थोड़ा सा अब सोच तो समझ के सरकार में बोलना नहीं है, पड़ बोल सकता सकते है। हैं। क्या चाहते हैं कि मैं बताऊं? जी एकदम तेजाब साफ साहब। साफ सर, सॉरी, हिम्मत करके जो भी ठीक लगे सर, है ना? नहीं, है क्या ना? पूछना और चाहते हैं? प्रश्न क्या आपका? आपको सर ये ट्रेड डील ठीक लग रही है और आपको लग रहा है कि सरकार दबाव में नहीं है डोनाल्ड सवाल ही ट्रम्प पैदा साहब होता के? है, भारत किसके दबाव में आता है? ईयू के दबाव में आया था? रूस के दबाव में आके नहीं तेल दबाव, खरीदा हमने? हमने ओमान के साथ नहीं ट्रेड दबाव में किया, तो, दबाव में दबाव में तो आ है गए थे? थोड़ा सा। नो 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 सर 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 दबाव सर में अगर नहीं आते तो 0%, जीरो भारत इन टर्न, वो डोनाल्ड ट्रम्प साहब का आपने ट्वीट देखा है आप जिसमें उसमें उन्होंने कहा है भरोसा कि हम करके, उससे सर प्लीज लेट हम द एग्रीमेंट बी पब्लिश्ड। और हो सकता है कि आप जो शब्द कह रहे हैं अभी वो आपको निगलने पड़े। प्रोफेसर साहब, आप तो बहुत होशियार हैं। बिफोर यू इवन अरे सी नहीं द सर, डील, बिल्कुल नहीं। आपने कहां से टिप्पणी करनी शुरू कर दी? मैं कुछ नहीं कह रहा सर कि 0% है कि हाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी एक और बात मैंने ये है, भी सुना मजेदार था, बात यह है। कुछ हाँ हाँ कुछ लोग कह हाँ, रहे, प्लीज प्लीज आप खत्म करिए गौरव गो साहब, अहेड गो प्लीज। अहेड। कुछ लोग कह रहे थे हाँ कि हाँ, नहीं नहीं अब सर प्लीज। अमेरिका का कॉटन कपास भी 0% पे आएगा। किसने बोला है आपको? मान लीजिए कि आ जाता है, कौन खरीदेगा? अब मैं तो रहा हूं ना सर, जैसा आपने कहा, मोस्ट द बेस्ट कॉटन उनका जो है उसको सुप्रीमा कहते हैं। जो उसकी कीमत है, अमेरिका में लोग नहीं खरीदते, वो भारतीय कॉटन खरीदते हैं। यहाँ पे कौन खरीदेगा? मान लीजिए अमेरिका बड़ी अच्छी गाड़ियां बनाता है, 10,000 करोड़ रुपए की गाड़ी है, वो टैक्स फ्री आती है, आप खरीदेंगे सर 10,000 करोड़ रुपए की गाड़ी? 3,000 करोड़ की गाड़ी, 1,000 करोड़ की, कितने लोग खरीदेंगे? 2 या 3? तो ये कहना कि ओ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी जीरो टैरिफ से, व्हाट इज ऑल दिस सर? सच्चाई ये है कि मार्केट विल डिटरमिन, और भारत तो एक बहुत प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। आपने देखा है आज निफ्टी और एनएससी और बीएससी का क्या हुआ है? मार्केट तो कहाँ 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 पहुंच गई। इनफैक्ट इस कॉन्वर्सेशन के तुरंत बाद मैं जा रहा हूँ सोना खरीदने के लिए, कल और महंगा हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है उसमें। बट प्रोफेसर साहब, माय ओन फीलिंग इज दिस इज अ वेरी गुड डील, वेरी गुड एग्रीमेंट जो हमें मिला। आप तो जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं सर, श्रीलंका में मैं भी रहा हूं, बाय द वे, आई हैव सर्व्ड देयर, सो यू नो इट बेटर देन आई डू, कि ऐसी चीजें हम लोग किसी के दबाव में आके नहीं करते। और खास तौर ये सरकार और ये प्रधानमंत्री, ही इज अ फाइटर सर, वो कभी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। चलिए कोचर साहब काफी देर से लेकिन सर सुन रहे मेरी थे। बात अधूरी रह गई है, हाँ जी हाँ जी जी मेरी बात तेजाब जी। अधूरी रह गई जी तो बिल्कुल, एक तो सर ने मुझे सर कह के आधा तो वैसे ही दबा दिया विनम्रता के मारे, पर बात वही की वही है, सरकार दबाव में है। नहीं, इसका कारण ये है कि आप बदले में कितना टैरिफ लगा रहे हैं उन पे, 0%, अगर ट्रम्प साहब के ट्वीट की ही बात करें तो। और वो जिस ट्रेड डेफिसिट की बात करें कि इसके कारण हम ये टैरिफ लगा रहे हैं, है ना, वहां के जितने भी जो प्रो अमेरिकन जो यहाँ से पढ़ के या यहाँ से एजुकेशन लेके गए हैं, पर उनको ब्यूटीफुल जो फ्यूचर है वो अमेरिका में नजर आता है, और वो अलग अलग कमिटीज वगैरह में कहीं कोई चेयरमैन है, कहीं कुछ हैं, वो लोग ये सारी बातें कर रहे हैं। और इसके पीछे सोर्स क्या है? सोर्स है पूरा यूरो अमेरिकन मीडिया और सारे के सारे वो रिसर्च पेपर, जो हमें ये बताते हैं कि ट्रेड डेफिसिट के कारण हम बेसिकली ये जितना भी जो उनपे इम्पोज कर रहे हैं, टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट हो क्यों रहा है आपको पता है? भारत वहां से जो खास की इनकी जो आर्मामेंट्स या वो जितने भी जो इनकी इंडस्ट्रीज हैं, वहां से ये खरीद रहा है। ये लोग हमें टेक्नोलॉजी कितनी महंगी बेच रहे हैं उसके नाम पर, और उन्होंने तो ट्वीट में ही घोषणा कर दी है 500 बिलियन तक का इंडिया हमें बिजनेस देगा, और इंडिया ने हमें ये एश्योर किया है कि वो रशिया से नहीं खरीदेगा। कहाँ गई हमारी स्ट्रेटेजिक फ्रीडम? कहाँ सारी चीजें हैं? और अगर हम इतना इन अमेरिकन सोर्सेज पे रिलाई करके अगर सब कुछ उन्हीं की आवाज में हम बात करने लगेंगे, तो हम कैसा नया रोड मैप करेंगे? क्या आगे आने वाले 2 या 3 डिकेड का हम कोई रोड मैप लेके चल पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। हमें, अगर हम वाकई उन कारणों पे अगर हम बातचीत करना चाहें, तो हम घरेलू सुधार पे बात करेंगे, हमारे यहाँ पे जो लाइसेंस राज है उसको खत्म करने की बात करेंगे, जो कौन सा 90s के लाइसेंस डिकेड राज? में जो 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 सर, लेट मी फिनिश गो अहेड गो अहेड गो अहेड। सर, तो वो जो सब कह रहे हैं वो सब नहीं, क्योंकि आपके पास नहीं है, क्योंकि आप सारा का सारा जो सोच रहे हैं वो तुरंत वाला सोच रहे हैं। ऐसे में जो 90s के डिकेड में जो हमने हिम्मत करके एक जो इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए थे, वैसी तो कहीं कोई नजर नहीं आ रही है। और एक और बात कह दूं गौरव साहब, कि अगर क्रूड ऑयल वहां से वेनेजुएला से आता है, तो इसका सबसे ज्यादा जो फायदा होगा वो जामनगर में जो रिफाइनरीज हैं उनको होगा,
और वो कौन चलाता है आपको अच्छे से पता है। आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पर खैर कोई बात नहीं, ये हो सकता है कि ये दबाव का एक कारण ना हो, पर मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप मुझसे ज्यादा लेकिन बेहतर मैं समझते सिर्फ आप टिप्पणी पूछ रहे हैं, हैं। अगर इजाजत दें हमारे एंकर साहब तो मैं जवाब इसका दे देता हूँ। हाँ प्लीज सर, आप प्लीज आप कौन प्लीज। सी शताब्दी में जीते हैं सर? लाइसेंस राज की बात करते हैं, ये तो शब्द आज मैं पहली बार सुन रहा हूँ 20 साल के बाद। थैंक यू वेरी मच फॉर रिमाइंडिंग मी कि जमाना था जो लाइसेंस राज होगा, आज कोई बात करता है उसकी? एकमात्र आप हैं जो ये बात कर रहे हैं। अरे सर लेट इट बी। और दूसरी चीज जो आपने कही है, डोनाल्ड ट्रम्प ने 500 बिलियन कह दिया, सर कल वो कहने वाला है 4 ट्रिलियन। आप मान लेंगे उसको? किसको मानेंगे आप? वो तो बदलता रहता है, ये तो खुद ही आप कह रहे हैं। तो ये 500 बिलियन कहाँ से आएगा? और ये 28 या 38 या 48% टैरिफ लगा है सर, आई एम एन इकोनॉमिस्ट, ये कैसे आता है सर? कौन कैलकुलेट करता है? जनरल राजन कैलकुलेट करेंगे या प्रोफेसर अरविंद कैलकुलेट करेंगे या अम्बेसडर दीपक वोरा कैलकुलेट करेंगे? जी ये पूरा देखा जाता है कितना एक्सपोर्ट है कितना इंपोर्ट है, चलिए तो अगर मुझे हम टैरिफ लगाएंगे उससे मुझे कितनी कस्टम ड्यूटी आएंगी, कितना बैलेंस होगा, इस बेसिस पे टैरिफ लगता है सर। हवा से ये आंकड़े नहीं आते हैं। यू नो इट बेटर देन आई डू, मैं तो रिग्रेशन एनालिसिस करता हूँ, वी ट्राई टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। सो जी ये चीजें देखते हुए ध्यान में, ये एक ऐसी अग्रीमेंट है जिसके बारे में कई सालों तक लिखा जाएगा। और अमेरिकन मीडिया को अगर आपने आज देखा होगा, वो ज्यादा कवर नहीं करते, उनके लिए भी हमारी तरह ये पॉलिटिशियन ने ये बोल दिया उसने ये बोल दिया उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। जी लेकिन जिन्होंने कमेंट किया है उन्होंने यही कहा दिस इज अ वंडरफुल अग्रीमेंट। और जी एक सर मैं फाइनली कंक्लूड करता हूं, एक अमेरिकन कंपनी, मेजर कंपनी, बिलियन से बिलियन डॉलर, जब मैं वहां पोस्टेड था तो उनके सीईओ होते थे मेरे बहुत मित्र हैं, अब 90 साल के आसपास है, मुझसे भी बुजुर्ग हैं। उन्होंने आज एक ही मैसेज मुझे भेजा है, आज सुबह आया था, अम्बेसडर वोरा वी हैव वन। इससे ओके ज्यादा मैं क्या ग्रेट। बोल सकता सो काफी देर से कोचर साहब वेट कर रहे हैं, काफी पेशेंटली हूं। वेट कर सॉरी रहे सर। हैं। वैसे हमने ट्रेड डील को डिस्कस किया। सही बात है, जब तक वो पूरा पब्लिश होकर आता नहीं है इसका आकलन करना और अंदाजा लगाना थोड़ा सा वेग हो जाता है, लेकिन एक आइडिया जरूर मिलता है जब वोरा साहब बताते हैं, तेजावत साहब बताते हैं, तो काफी कुछ समझ में आता है इसके बारे में। कोचर साहब, अब एक जो बड़ा मुद्दा है, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा बाइट सुनाता हूं जो कि डोनाल्ड ट्रंप का, ये पिछले साल का है। और इस पे ट्रंप ने बोला था, जब मोदी जी गए थे पिछले साल मिलने, तब उन्होंने बोला था कि ट्रंप ने बोला था कि रशिया से इंडिया ऑयल लेना कंप्लीटली बंद कर देगा, ये उन्होंने बोला था। तो वो आपको मैं सुनाता हूं, उसके बाद विल गो टू दिस डिस्कशन कि होना क्या है आगे, अब चर्चा क्या होगी, होगा क्या। जी सुनिए ट्रंप साहब ने क्या बोला था। लगता है हमारे प्रोड्यूसर्स को दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं ट्रंप साहब ने क्या बोला था। पिछले साल उन्होंने बोला था कि भारत पूरे तरीके से रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं हुई और अब फाइनली हमें लग रहा है कि भारत रशिया से तेल लेना बंद कर देगा। कोचे साहब, हम ये समझना चाहेंगे इसका कितना असर होएगा भारत और रशिया के रिलेशनशिप पे। आपको लगता है कि कोई दबाव है हमारे ऊपर, या अमेरिका हमें दबा पा रहा है इसको लेकर के, तेल को लेकर के? तो देखिए रागी जी, मैंने अरविंद जी की भी एक जी कमेंट्स सुने अम्बेसडर वोरा के। जी इसको मेरी जो ओपिनियन है, देखिए मैं कोई बीजेपी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की हर एक चीज को डिफेंड करूंगा। इसको कई ऐसे क्षेत्र है जी जिसके ऊपर डिस्कशन की जरूरत है। और तो जब आपने इसको बात करी इस फरवरी की विजिट की, यस, एक ऐसी स्टेटमेंट आई थी उस टाइम पे, और भारत ने उस पर इसलिए अमल नहीं किया बिकॉज उस टाइम पे ट्रेड डील साइन नहीं हुई थी। भारत एक्चुअली वेट कर रहा था कि किस टाइप की ट्रेड डील भारत को मिलेगी, उसके बाद ही अपना भारत जी उसके एक्शन लेगा। फिर बीच में भारत ने और खासतौर पे रिलायंस ने ऑयल की जो मात्रा है जो लेते थे वहां से, क्रूड ऑयल, उसमें ऑलमोस्ट 20 to 25% उसमें रिडक्शन आया है। इसमें रिलायंस की भी स्टेटमेंट है, और ये मैं कोई अ, अ, ये मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा जी हूँ, ये जी एक्चुअली बिल्कुल। फैक्चुअल है, उनकी स्टेटमेंट है। एंड दे सेड कि हम अपना ऑयल हमने कम कर दिया। दूसरा एक आपके ध्यान में उस पर भी लाऊंगा, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी
वेनेजुएला के ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट या जो भी प्रेसिडेंट है अभी डेल्सी वहां पे, रॉड्रिगस जी। हाँ, हाँ, और उससे एक्चुअली बात हुई और उसके बाद इमिडिएटली ट्रम्प का आपने ट्वीट देखा था कि भारत अब वेनेजुएला से ऑयल लेगा। अब इसको मुझे एक चीज बताइए, हु इज ट्रम्प टू डिसाइड व्हाट इंडिया हैज टू डू? भारत से तो कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि हम इसको वेनेजुएला से ऑयल लेंगे। बिल्कुल, तो बजट के दिन ये स्टेटमेंट आ गया। लोग ये जानना चाहते हैं, सी पीपल लाइक मी इन इंडिया एंड जो आपके व्यूअर्स हैं, जी। दे वांट टू नो हु इज रनिंग दिस कंट्री। वोरा साहब एंड अमेरिका में रहे हैं, उनसे जवाब लेना चाहिए। नहीं, ये आप मुझसे मुझसे जवाब मत लीजिए, ये डोनाल्ड ट्रंप से जवाब लीजिए। लेट मी कंप्लीट माय जी सर, जी लेट मी जी, कोचर कंप्लीट माय साहब आर्गुमेंट, जी उसके बाद यू कैन कम टू मैसेज वोरा। जी। जो मेरी आर्ग्यूमेंट जो इस एक्चुअली बेसिस पे है, सी आई एम नॉट, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की वो अपनी जगह है, और जब इस टाइप की स्टेटमेंट्स आती हैं ट्रम्प के साइड से, तो हमारी साइड से ना तो डिनायल आता है और ना तो अफर्मिटी आती है। मींस कि हम उसको सेकंड भी नहीं करते और हम उसको डिनाई भी नहीं करते, वी जस्ट लीव इट एज, जो डिप्लोमेसी में बोलते हैं ना, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी। जी जी जो सोचना है आप इसको सोच लो, हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे। तो दूसरा एक चीज है, 21% इंडिया का जितना भी ट्रेड है वो अमेरिका के साथ होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट के इसको अमेरिकाज मार्केट और अमेरिकाज ट्रेड जो हमारा उनके साथ एक रिलेशन है, वो भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। और टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट जो आपका कॉमकोसा ले लीजिए, आप आईसेट ले लीजिए, और एक्सपोर्ट इस टाइप के आपके कॉम्पैक एंड इतने सारे एग्रीमेंट्स हैं, लिमुआ जी वगैरह, टेक्नोलॉजी भारत के पास नहीं है। और इसीलिए आपने इस गलवान में भी देखा था, जो जून 2022 से पहले पूरी इंफॉर्मेशन हमको अमेरिकन सैटेलाइट से मिली थी जब चाइना का बिल्डअप हुआ था। जी और जी और इसको यूएसए ने हमको टाइमली बता दिया था कि चाइना अपनी फोर्सेस को वहां पे बिल्डअप कर। तो और फिर उसके बाद आपने इसको देखा कि वेपन्स परचेज, अगर आप इसको गूगल अप ना जी, वोरा करें, साहब आपके आपको पास आएंगे। मैं जी बस कोचर इतना ही साहब। कहना चाहता हूँ सर, मुझे अब जाना पड़ेगा, मैं सोना खरीदने जा रहा हूँ, कल और महंगा हो जाएगा। सो आई थैंक यू वेरी मच। जनरल साहब नहीं सर, आपके 5 मिनट साथ टाइम आएंगे। दीजिए, एक सवाल का नहीं जवाब सर, दे आई दीजिए, आई उसके हैव अ बाद आप कमिटमेंट सर, आई जाइए हैव अ कमिटमेंट कि सर। मुझे ट्रम्प क्यों साढ़े बोलते हैं, सर, एक एक बहुत मिनट सर, सिंपल सा विद ड्यू सवाल है सर। रिस्पेक्ट सर, बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे कहा था 7:30 बजे तक है आपका शो। अब मैं, आप इजाजत देंगे कि मैं निकलता हूँ, बिकॉज आई हैव कमिटेड टू अनदर चैनल सर, और साथ में चलिए, सोना भी कर। कोई बात आई नहीं थैंक वोरा यू वेरी साहब। मच प्रोफेसर, वेरी नाइस टू सी यू। जनरल साहब, ऑलवेज अ प्लेजर। ओके, प्लेजर प्लीज सर, कैरी ऑन गिविंग अस योर ओके, विजडम। थैंक यू वेरी डेफिनेटली। मच। चलिए, अब यस, इसके साथ हम आपको सुनाते हैं ट्रम्प जी ने क्या बोला था हमारे मोदी साहब के साथ, कि कहां से, इसके बारे में ट्रम्प जी ने क्या बोला था, ये सुन लीजिए। And he's assured me there will be no oil purchased from Russia. I don't know, maybe that's a breaking story. Can I say that? Would you say? There will be no oil. He's not buying his oil from. यही है पूरा जो चर्चा है, इसी बात पे हो रही थी कि हम एज अ कंट्री, जो भारत देश है, वो किधर जा रहे हैं। हमारी जो रणनीति है पूरे अगल बगल की, या अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, जो बड़े देश हैं उनके साथ। जी कोचर साहब बताइए, इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करिए कि हम किधर की ओर हैं। लेट अस अंडरस्टैंड वन थिंग। आप जब ये हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी तो उस टाइम पे सबसे पहले कौन ये इंफॉर्मेशन लेके इसको अनाउंस करता है कि सीज फायर हो गया? सबसे पहले भारत और पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल जी ये आप देखिए, आप यू प्लीज ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स हियर। भारत और पाकिस्तान की बात हो रही, जी बायलैटरल है, आपस में डिसाइड कर रहे हैं डीजीएमओ के, हमने अपना सीज फायर किया। अब इसको आवाज अमेरिका से आती है कि इनका सीज फायर हो गया, तो इसका मतलब कि हम लोग अपनी स्टेटमेंट्स देने में हम इतना डिले क्यों कर रहे हैं और दूसरे को मौका क्यों दे रहे हैं? और फिर ऑपोजिशन बोलता है कि इसको ट्रंप ने सीज फायर कराया और उसको मोदी जी मानने को तैयार नहीं। सो सी ऑल दीज, मैं तो मैं तो दो टूक बात करता हूं। आई डोंट
जी neither a बिल्कुल diplomat. I'm neither a diplomat nor I'm a politician, and I don't speak like either. तो इसको बात ये है अल्टीमेटली, और जो मैं इसको अरविंद जी की थॉट प्रोसेस को सपोर्ट करता हूं इन द सेंस के मुझे शक है, और ये टाइम से आपको पता चल जाएगा, मुझे शक है कि एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी एक टैरिफ की बात हुई है, ट्रेड की बात हुई है, जो भारत हमेशा बोल रहा था दैट दिस इज अ रेड लाइन, जी दिस इज नॉट नेगोशिएबल। अब मुझे जहां पे कुछ फीडबैक्स आए हैं लोगों से, जो मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद वहां पे कॉम्प्रोमाइज हुआ, तो ओके अगर ये होता है, आई एम टेलिंग यू, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी सीरियस सेटबैक हमारे फार्मर्स के लिए। और जो स्टैंड आज तक हम यू लेते आए, जी देन आई कैन गो बैक टू राहुल गांधी, एंड राहुल गांधी ने जो बोला कि कॉम्प्रोमाइज, फिर मैं सोच सकता हूं कि वो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बट जी right now the details are not known, so it will be premature to make that statement, and I think राहुल गांधी ने बहुत जल्दी अपना गन फायर किया है। ही शुड हैव एक्चुअली वेटेड 2 3 4 दिन की बात है, जी 4 दिन में आपको ब्लूप्रिंट ट्रेड डील का आपको मिल जाना। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट अमेरिका से ही आएगा जी वो जी उसको भारत शायद उसको इस पब्लिक नहीं करेगा, अमेरिका वुड बी द फर्स्ट वन टू मेक इट पब्लिक। और लास्ट पॉइंट मेरा ये जो ऑयल की बात हो रही है ना, रशिया ऑयल, और जी आपने क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि इससे हमारे रशिया के रिलेशंस कैसे अफेक्ट होते हैं। देखिए, टुडे रशिया इज अ डिक्लाइनिंग फोर्स। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अमेरिका और रशिया की तुलना आप नहीं कर सकते हैं। आने वाले वक्त में अमेरिका इज ऑल्सो नॉट अ ट्रस्टवर्दी फ्रेंड ऑफ इंडिया। जी इसको देख लिया हमने, इसको अमेरिका को देख लिया, बट हमारी कंपल्शन है आज की डेट में, अगर हमको चाइना को कंटेन करना है। देखिए, आप आइसोलेट होते जा रहे हैं। अमेरिका के साथ अगर आप रखेंगे नहीं, चाइना के साथ आपके रिलेशन आपके खराब है, तो आप किसके पास जाएंगे? जी इसको रशिया के पास जाएंगे। रशिया इज नॉट इन अ पोजीशन टू हेल्प यू मच, बिकॉज आज वो लड़ाई लड़ रहा है, उसकी इकोनॉमी इज स्ट्रेच, उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए, बहुत सारी चीजें। और यू एज अ मिलिट्री मैन आई कैन टेल यू दैट 70% ऑफ आवर इक्विपमेंट, लेगेसी इक्विपमेंट इज रशियन, और राइट 3 साल से स्पेयर्स नहीं आए हमारे पास। वी आर चेजिंग द रशियंस के हमको दीजिए, और वो जी बोल रहे हम उसको लड़ाई लड़ रहे। जो हमारा S-400 आना था, 5 रेजिमेंट्स आनी थी, वो तो 3 ही आई हैं अभी तक। तो ये जो मैं आपको, दीज आर ग्राउंड रियलिटीज, शायद मीडिया में ये चीजें आती नहीं है, और कॉमन जो आपका व्यूअर है उसको भी ये जानकारी नहीं है। वो जब एक बार यहाँ पे पुतिन आ जाते हैं, वो जो फोटो ऑप्स हो जाता है, वो बहुत अच्छा दिखता है, बट जी ग्राउंड में जब आप अपने फैसले करेंगे रशिया के साथ, तो वो आप इसको अमेरिका को इंपैक्ट करेंगे, बिकॉज नाउ यू कांट से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एनी लॉन्गर, बिकॉज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कागज में बहुत अच्छी लगती है देखने में, जी ग्राउंड में आज की डेट में देयर इज नथिंग नॉन ए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, लेट मी टेल यू दैट। राइट। सो और सारी स्ट्रेटजीज बदलने की जरूरत है एक्चुअली। बिल्कुल, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट की तरफ हर एक देश जाएगा, जी जी जो उसका नेशनल इंटरेस्ट। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हैज नो प्लेस इन वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स टुडे। जी चलिए थोड़ा सा चल हमें- जी जी कुछ साहब कंप्लीट करते हैं। नहीं, बस एक लाइन है, जो इसको मेरा नेशनल इंटरेस्ट है, अगर भारत का, अगर हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे और हम इसको वेनेजुएला से लेंगे, वेनेजुएला से आपने कमिट कर दिया, आप उससे ऑयल ले रहे हैं, जी तो इसको वेनेजुएला का ऑयल रशियन ऑयल से आपको महंगा मिलेगा, बिल्कुल। तो आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया वहां पे। ट्रांसपोर्टेशन इस का बात कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। हाँ, यस, एंड जो क्वालिटी आपको वेनेजुएला से मिलेगी ऑयल की, दैट क्वालिटी इज फार इंफीरियर टू द क्वालिटी ऑफ द रशियन ऑयल। And even Russian oil was of inferior quality, right, sir? Yes, it was also inferior quality, very rightly said. Russian oil was inferior quality, पर वो सस्ता था, और जी। हमारी जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटी वो बहुत अच्छी है,
हम एक गंदा क्वालिटी का क्रूड ऑयल को भी उसको रिफाइन करके एक अच्छा पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम बना सकते हैं। ये हमें क्षमता है हमारे देश में, और इसीलिए हम इसको ले रहे थे रशिया। जी, चलिए अब थोड़ा सा जाते हैं एप्स्टीन फाइल्स की तरफ। ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। जब नाम आता है बहुत बड़े बड़े लोगों का, बिल क्लिंटन और बहुत सारे बड़े बड़े लोग, चलिए मैं नाम नहीं लूंगा सबका, तो उस समय तो हमारी मीडिया हो चाहे पूरे दुनिया की मीडिया हो, सब लोग मान जाते हैं कि हाँ जी इनका नाम आया, इन्होंने ये किया था, सब लोग उस पर अग्री कर जाते हैं। अब मैं कहानी सुनाता हूं नरेंद्र मोदी जी की, जो कि नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, सरफेस हुआ एप्स्टीन फाइल्स में। कौन है आपको मैं बताता हूं एप्स्टीन कौन है। ही इज अमेरिकाज सीरियल रेपिस्ट, चाइल्ड सेक्स ऑफेंडर, ह्यूमन ट्रैफिकर जेफरी एप्स्टीन। अब उनका जो मेल है 9 जुलाई 2017 का, उसमें लिखा गया कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर टुक एडवाइस एंड डांस्ड एंड sang इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दे हैड मेट अ फ्यू वीक्स अगो, इट वर्कड। मैं माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्स्ट दे देता हूं कि कांग्रेस ने इल्जाम एग्जैक्टली लगाया क्या है। एप्स्टीन क्लियरली स्टेट्स कि मोदी ने एडवाइस लिया और वो फिर इजराइल गए, वहां पे उन्होंने गाया नाचा, ये सब 2017 में हुआ था। और उन्होंने ये भी लिखा, एप्स्टीन ने मेल में लिखा कि इट वर्कड। अब वो क्या काम किया वो किसी को पता नहीं है। पीएम मोदी वाज ऑन विजिट टू इजराइल फ्रॉम जुलाई 4 to July 6, 2017. Epstein wrote this email just 3 days later, just before the Israel visit on June 25, 26, 2017. Modi had met US President Donald Trump in America. Connecting the dots in Jeffrey Epstein's emails reveals that Modi went to America in June 2017 and took advice from Epstein there. Now, कांग्रेस जो ये सारे डॉट्स कनेक्ट करके बोल रही है कि मोदी जी फॉलोड व्हाट एप्स्टीन सेड, और ये सारी चर्चाएं हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी ने किस तरह का एडवाइस लिया होगा एप्स्टीन, जेफरी एप्स्टीन से। मोदी जी ने जो डांस और सिंगिंग की बात कर रहे हैं इजराइल में, चलिए वो तो हमने देखा था उस समय, लेकिन इसमें ट्रंप को क्या बेनिफिट मिला होगा? और पूरा जो एप्स्टीन बोल रहे हैं कि इट वर्कड, तो इसका क्या मतलब? ये 3 बड़े सवाल इसमें से निकल करके आते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप समझा सके हमें कि जेफरी एप्स्टीन के बारे में, और ये जो पूरा मामला है, नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया जा रहा है, इस वजह से राहुल गांधी बोल रहे हैं ही इज कॉम्प्रोमाइज्ड। तो तेजावत साहब से शुरू करते हैं, फिर कोचर साहब के पास चलेंगे। नगेन साहब, अगर ईमानदारी से कहें तो क्योंकि जो कंसर्न लोग हैं जी जब तक इस बारे में मुंह नहीं खोलेंगे या कुछ बयानबाजी नहीं करेंगे, जी और शायद वो कभी ऐसा करे भी ना, तब जी तक मुझे लगता है कि सच आना कि बहुत मुश्किल है। केवल हम लोग जो कह सकते हैं वो केवल एजम्पशन होगा। लेकिन और मुझे लगता भारतीयों है को कि इससे क्या assumption समझना बहुत चाहिए तेजावत साहब? ये थोड़ा सा भारतीयों को इससे समझाइए कि समझना हमें इससे क्या समझना चाहिए। अगर उनका नाम है तो बिल्कुल। नाम से क्या देखना चाहिए? देखिए, इसमें संस्कृत में अगर हम फिलोसफिकल तरीके से बात करें तो एक शादवाद होता है। उसमें यह है कि अगर आग है तो धुआं होगा, है जी ना? अगर धुआं आ रहा है तो हम ये अंदाज लगाते हैं कि वहां आग जरूर होगी। तो बस इसी से आप चीजें समझ लीजिए। इससे ज्यादा मुझे लगता है कि टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि चीजें एकदम स्पष्ट नहीं है और केवल एजम्पशन के आधार पर हम कोई बात करें तो वो मुझे ठीक नहीं लगता है। नगेन साहब। जी कोचर साहब। देखिए, एक चीज है, मैं इसको एप्स्टीन फाइल्स को मैं काफी एक्चुअली फॉलो कर रहा हूँ, बिकॉज ये अ, अ, दावा अब किया जा रहा है कि 100% जो भी फाइल में था वो बाहर आ गया। जी बट अमेरिका में जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, जो इसको डिकोड कर रहा है और एक एक करके इसको बाहर लेके आया है, जी एक इसको एलिगेशन ये भी लगाया जा रहा है कि जहां पे ट्रंप का नाम था उस फाइल्स में, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे। जहां पे ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट थी उस फाइल्स में, उसको नहीं डिस्क्लोज कर रहे। और दूसरा, ये जो मोदी जी का नाम अभी जो एप्स्टीन में आ रहा है, ये एक स्ट्रेटजी है मोदी को प्रेशर में डालने के लिए, सो दैट अमेरिका को, और आप इसकी टाइमिंग भी देखो ना, ट्रेड डील से बिल्कुल पहले होता है और फिर ये टाइम्ड है। ये जी जो पूरा
जब मैं इसको वो जो मोटिव देखते हैं ना, जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेट करते हैं जी कोई मर्डर या कोई क्राइम, तो आप उसका मोटिव देखते हैं कि इसका मोटिव क्या था, इसको क्यों बिल्कुल। अब इसका खुलासा हो रहा है। तो उसको मुझे ऐसा लगता है कि ये एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है। जी दूसरा, why should Prime Minister Modi take advice from Epstein? I'm not able to understand. Uh, because Modi, Prime Minister Modi is not that type of a person. तो जो वो एप्स्टीन से एडवाइस क्यों लेंगे, और उनको उसका फायदा क्या होगा एप्स्टीन से एडवाइस लेने के लिए? और जैसे आपने बताया दैट ही इज अ सीरियल सेक्स ऑफेंडर एंड जी XYZ, तो अगर जो एक आदमी की ऐसी रेपुटेशन है, तो वो तो इट बी लाइक सुसाइड। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री gets into a conversation with him, so जी it is like, he is committing political हाराकारी, मैं बोलूंगा, ये वर्ड इस्तेमाल करूं लेकिन तो। उनके साथ सर इतने सारे नाम तो जुड़े ही, इतने टॉप बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस। एक बहुत ही मजेदार चीज होने वाली है क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं अजय भुटोरिया साहब। ये बाइडेन के पूर्व सलाहकार रहे हैं। अजय भुटोरिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं जिसको आप काफी क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे, तो आप थोड़ा भारतीयों को समझाइए। आप यूएस में हैं, शायद अभी अभी जागे हैं, लेकिन धन्यवाद कि आप जुड़े हमारे शो में। थोड़ा बताइए कि ये पूरा मामला चल क्या रहा है, यूएस में लोग कैसे देख रहे हैं इसको, और मोदी जी का जो नाम आ रहा है इसमें एप्स्टीन फाइल्स में, क्या है पूरा मामला? हाँ, जैसे प्रीवियस स्पीकर्स ने बताया कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मिलियंस ऑफ पेजेस, ईमेल्स, वीडियोस, फोटोज रिलीज करे हैं एप्स्टीन फाइल के, और डेमोक्रेटिक पार्टी काफ़ी फाइट कर रही थी कि इस फाइल में ट्रंप का काफ़ी कंट्रोवर्शियल था कि ट्रंप ने एप्स्टीन के साथ में उस आइलैंड में जाके माइनर वोमेन के साथ में रिलेशनशिप बनाया है। ये ऐसे कंट्रोवर्शियल वो थे कि भाई पर उसके जो तो डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी अपनी काफ़ी टाइम से फोर्स लगा रही है, कांग्रेस और सेनेट की, एप्स्टीन फाइल का पूरा सब कुछ रिलीज़ किया जाए। जब ये एडमिनिस्ट्रेशन आई तो शुरुआत में इन्होंने कुछ पेजेस रिलीज़ किए, और फिर जहाँ पे ट्रंप का नाम था उसको ब्लॉक कर दिया, उसको काट दिया, या वो पेजेस रिलीज़ नहीं किए। तो अभी भी डेमोक्रेटिक पार्टी की पोजीशन ये है कि पूरी एप्स्टीन फाइल्स जो है वो रिलीज़ नहीं हुई जहाँ पे ट्रंप का नाम था। एंड इससे इंटरनल पॉलिटिक्स में ट्रंप काफ़ी प्रेशर में आ गए थे, तो वो स्मोक स्क्रीन करने के लिए कभी वेनेजुएला पे अटैक कर रहे हैं, कभी कभी किधर कर रहे हैं, ताकि एप्स्टीन फाइल से ध्यान जितना डाइवर्ट हो सके वो हो सके। दो चीज़ मुद्दे अभी डोमेस्टिक था कि एक एप्स्टीन फाइल और एक प्राइस इंक्रीज बिकॉज ऑफ उनकी टैरिफ्स के कारण इंटरनल जो है इकोनॉमी खराब हो रही थी, और सबके लिए 30 to 35% प्राइस इंक्रीज हो रहे थे। जहां तक पीएम मोदी का सवाल है, वो एक ईमेल है उसमें जो क्लेम कर रहे हैं कि एप्स्टीन की ईमेल है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस, बट एप्स्टीन इज ए क्रिमिनल, एप्स्टीन इज ए जो जिनके साथ में इतने तरह के क्रिमिनल क्राइम किए हुए हैं। तो एक ईमेल जो उनकी ओरिजिन है या किसी ने ओरिजिन करवाई है, उस ईमेल को, फेक ईमेल को बना के उस फाइल में इंक्लूड करवा के, बिकॉज नाउ द डीओजे हैज एंड दिस एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सेस टू एवरीथिंग, एंड व्हाटएवर दे क्रिएट फेक डेटा और व्हाटएवर। सो just saying that someone took an advice, that doesn't mean anything to me. I say it's a trashy thing. But the good thing what happened, जो इस वीक निकल कर आई है कि यूएस इंडिया का जो ट्रेड है, जो ट्रंप ने लास्ट में यू टर्न तो लेना ही था, उसने काफ़ी समय लगा के ये यू टर्न लिया और 18% वापस इसको रिड्यूस किया। एंड वी आर होपिंग कि इट विल कम डाउन इवन मोर, क्योंकि ट्रंप ने जो गलतियां रियलाइज कर ली है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्टनर और लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो जितना चाइना के साथ उसने कोशिश करी जो भी कर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए, वो हुई नहीं, तो उसके पास इंडिया के पास आना ही पड़ेगा चाइना को काउंटर करने के लिए लोकल इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अभी उसने 18% ट्रेड नेगोशिएट कर लिया, एंड ही इज ट्राइंग टू सेल वेनेजुएला ऑयल टू इंडिया। उसको पता है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर ऑफ द ऑयल, तो वो चाहता है कि इंडिया रशिया के ऑयल के साथ में रिलायंस में रिड्यूस हो, और थोड़ा अभी जो उनके पास रशियन वेनेजुएलन ऑयल का कंट्रोल है उससे वो इंडिया वेनेजुएला ऑयल, अभी ये ट्रेड डील क्या हुई है इसकी डिटेल्स आगे आएंगे। लेकिन
इट्स अ गुड साइन कि ये डेवलपमेंट हो रहा है। एंड आप इस प्रेशर में देखेंगे कि पिछले 6 महीने 8 महीने में हर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स, लुत्निक, सब ने इतने प्रेशर वाले बयानबाजी दिए थे इंडिया के अगेंस्ट में, मोदी के अगेंस्ट में। एंड उन्होंने ऑलमोस्ट इंडिया यूएस रिलेशनशिप को इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा खराब कर दिया था। जो जी पिछले 25 सालों में हमने बिल्ड किया था उस इस एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा खराब कर दिया था। बट इंडिया प्लेड ए वेरी स्मार्ट गेम, इंडिया प्लेड ए वेरी स्मार्ट वे। अभी जब इंडिया डिड ए मदर ऑफ ऑल डील्स with Europe, and जी opened up a new market for Indian traders to sell all kind of goods to Europe, and also bringing some European goods to India. That has US trade negotiators and जो commerce department was watching it carefully and was seeing that okay fine, हमने इतने pressure दिए, इतना सब कुछ blockage किया इंडियन के लिए, but India used the time to its advantage to open new markets. So definitely they realized and they have to come back, and this is the expected thing which happened, and that they have done a trade agreement. And I would say all these Epstein files are bullshit. I mean, it's the real thing is that they are hiding Trump's name into it, and that is what Democratic Party is trying to bring it तो out. आपको लग रहा है कि ट्रम्प इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को प्रेशर करने के लिए, एप्स्टीन फाइल्स का? ये हाँ, हो वो रहा है। बिल्कुल कर रहे हैं। जो दे आर रिलीजिंग सेक्शंस ऑफ एप्स्टीन फाइल, जैसे क्लिंटन का नाम है। अब वो कितना फैक्ट है कितना नहीं है, दे आर रिलीजिंग ऑल द डेमोक्रेट, जो मेजर डेमोक्रेट्स हैं उनके नाम है जो रिलीज कर रहे हैं। बिल जी गेट्स जी का तो बिजनेसमैन है, उनका नाम रिलीज हो रहा है। तो नाउ दे आर यूजिंग इट सेलेक्टिवली टू टारगेट की सेक्शंस ऑफ डेमोक्रेट जिनको वो लोग कर सके, एंड दैट्स व्हाट इज कमिंग आउट। नो डाउट कि वेदर डेमोक्रेट है या रिपब्लिकन जिनके नाम फाइल्स में आ रहे हैं, जो उस आइलैंड पे गए थे, जिन्होंने माइनर वुमेन्स के साथ जो कुछ भी किया है, दैट इज ए क्राइम, एंड दैट हैज टू कम आउट। ये थोड़ा सा मामला ऐसा लग रहा है सर कि ट्रम्प अगर एप्स्टीन फाइल्स के नाम पे, देखिए उसमें तो अनिल अंबानी जी का भी नाम आया और इतने सारे नेताओं के नाम, तो अभी ये एप्स्टीन फाइल ऐसा कोई एक जरिया बन सकता है जिससे कि पहले तो ट्रम्प की सरकार गिरने की बात हो रही थी, अभी ऑफकोर्स समय की कमी है, आखिरी कमेंट हम लेंगे, बस अब इसे समझना ये है कि ट्रम्प इसको कितना ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, भारत के खिलाफ ही नहीं लेकिन दूसरे देशों के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, और जो खुद की उनकी राजनीति है अमेरिका में, वहां भी वो इसका नाजायज इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिरी कमेंट लूंगा कोचर साहब से, शुरू करते हैं फिर तेजावत साहब, और सबसे आखिरी में फिर हम कमेंट लेंगे भुटोरिया साहब से। जी कोचर साहब। देखिए, जो एक तो राहुल गांधी जब ये इसको एप्स्टीन का इसको जिक्र एक्चुअली करते हैं, तो राहुल गांधी की हमारे देश में क्रेडिबिलिटी बहुत कम है। देखिए, लोग उनको एक तो सीरियसली नहीं लेते हैं, बिलीव नहीं करते ज्यादा वो जो बोलते हैं, बिकॉज बहुत ऐसी स्टेटमेंट्स निकालते हैं जो काफी इरेलेवेंट होती हैं, जिसमें कोई तथ्य नहीं होता। तो जहां तक आपका सवाल भारत का है कि भारत की राजनीति पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा, मुझे लगता नहीं है ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा। और ये एप्स्टीन जैसे हमारे जो स्पीकर हैं जो यूएस से है, वो खुलासा अपना कर रहे हैं कि कुड बी अ फेक, हाँ ये जो फेक भी हो सकता है, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है, हम उसको रूल आउट नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया को प्रेशर में डालने के लिए ट्रम्प कुछ भी करेगा। दूसरा, जो ट्रम्प के अगेंस्ट चीजें थी वो एप्स्टीन फाइल में, वो डेफिनेटली ट्रम्प को डैमेज करेंगी, उसका प्राइमरीज आ रहा है आप देखिए, और डेमोक्रेट्स इसका मुद्दा जरूर बनाएंगे, बिकॉज पब्लिक ओपिनियन एज इट इज यूएस पे अभी ट्रम्प के फेवर में ज्यादा नहीं है। काफी कुछ एक आपने उसको देखा भी होगा, फेडरल फोर्सेस को इस्तेमाल किया है डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, आपने पोर्टलैंड में देखा, आपने मिनेसोटा में देखा, क्या उसको ट्रम्प ने इसको किया है अपने आपकी एंटी इमिग्रेशन पॉलिसीज यूनिट्स, आइस के एजेंट्स काफी ज्यादा अभी वायलेंट हो गए, उसका बैकलैश अमेरिका में वो फैल रहा है, और वो चीज इसको एक स्टेट में लिमिटेड नहीं है, अभी वो बाकी स्टेट्स में इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, लोगों की सड़क पे आ रहे हैं लोग। तो इस तरीके की पॉलिसीज है। ऊपर से आपने जो टैरिफ्स के मामले से अमेरिका की इकोनॉमी पे एक इसको फर्क एक्चुअली पड़ा। अमेरिका की इकोनॉमी तो रिसेशन में जा रही थी, और उसको रिसस्टिकेट करने के लिए ट्रम्प ये
कोशिश कर रहा था, पर उसका तरीका गलत था और उसकी वजह से ट्रंप ने अपने ये पांव पे खुद अपनी कुल्हाड़ी मारी। और अभी देखिए लास्ट पॉइंट है, इसको ईरान में क्या होने वाला है। आई थिंक ट्रंप विल हैव जो फेस सेविंग के लिए उसको कुछ ना कुछ वहां पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो लड़ाई है अगर ये शुरू करता है ट्रंप, तो बस इसका तो आप इसको समझ सकते हैं द एंड ऑफ हिज पॉलिटिकल करियर। तो अटैक होगा, वो कोशिश करेगा अटैक नहीं करने के लिए, और वो ग्राउंड्स ढूंढ रहा है। अभी इसको रशिया को भी इन्वॉल्व कर रहा है बीच में, और ये ग्राउंड्स ढूंढ रहा है कि एक सेफ एग्जिट अमेरिका को मिल जाए वहां से, और कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए ईरान से जो वो लोगों को अनाउंस कर सके कि हमारे प्रेशर से ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। सर आज तो मिसाइलें भी छोड़ने के लिए बोल दी कि आप मिसाइल भी छोड़ दो, ईरान को बोला कि मिसाइल भी आप छोड़ दो तब हम मानेंगे। देखिए अगर आपने इसको ईरान पे मिसाइल छोड़ी तो ईरान क्या चुप बैठा रहेगा? नहीं, वो बोल रहे कि परमाणु बम तो आप भूल जाओ, आप तो नहीं बना सकते, लेकिन ईरान को चेताया कि आप अपने मिसाइल्स भी अगर छोड़ दोगे तब हम आप पे अटैक नहीं करेंगे। वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करे, ईरान का तो एक ही हथियार है, जाहिर सी और बात अगर आप जो उसका हथियार ही ले लोगे तो वो फिर क्या करेगा? तो लाइक इट इज अ वेरी वेरी फुलिश स्टेटमेंट आई सेड कि अगर कोई एक अमेरिकन प्रेसिडेंट इस टाइप की स्टेटमेंट और एक कंडीशन अपना रखता है ईरान के ऊपर, ईरान तो मानने वाला ही नहीं है। तो और उसके इतने प्रॉक्सीज, देखिए ईरान की ताकत उसके प्रॉक्सीज में है, जो इसको मिसाइल्स अपनी तरफ, जो उसके प्रॉक्सीज नुकसान कर सकते हैं रेड सी में और इसको लेबनान के एरिया में, इसको वहां से भी आपके रॉकेट्स फायर हो सकते हैं इसराइल के ऊपर। और पहले भी हमने देखा था, एक 5 साल की लड़ाई भी हो चुकी है पहले। तो इसकी सिचुएशन को अगर मैं क्लोजली एनालाइज करूं तो इसको मुझे लगता है दैट ट्रंप इज ट्राइंग फॉर सेफ एग्जिट, ही इज ट्राइंग टू सेव हिज फेस, बिकॉज अगर उसने ये लड़ाई इसको शुरू की तो एक रीजनल लड़ाई की तरफ ये बढ़ सकती। जी तेजावत साहब, एप्स्टीन फाइल्स कैसे इस्तेमाल हो रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। मैं इस बारे में कोचर साहब के साथ जाना चाहूंगा, और मैं एक क्लोजिंग कमेंट मेरा ये रहेगा कि दरअसल भारत का जो समाज है वो एक तरीके का सेमी फ्यूडल टाइप की सोसाइटी है, तो वहाँ इन सब चीजों का असर नहीं होता है, क्योंकि जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है वहाँ बच्ची की उम्र और उससे लोगों को फर्क पड़ता है। यहाँ तो जो कहना चाहिए कि जो मिनिमम जो इंसान होने के नाते जो चीजें हैं वो तमाम जगहों पर लैक करते हैं, उनको ये खास इंडियन सोसाइटी को ये खास फर्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बात ये भी है कि ना पढ़े तो ठीक है, क्योंकि हमारे लिए मसले बाकी इतने काफी ज्यादा, तो मैं अपनी उसी लाइन पे रहना पसंद करूंगा कि अगर पार्लियामेंट में इन सब चीजों पे अगर समय खराब हो जाएगा तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं, तो वो सारी चीजें मुझे लगता है कि तमाम चीजें रह जाएगी। जी भुटोरिया साहब, लास्ट कमेंट, मिड टर्म्स आने वाले, मिड टर्म्स की तैयारी ट्रंप ने अभी से लगता है शुरू कर दी है, और अपनी साख बचाने के लिए पूरी दुनिया को लगता है परेशान करके ही मानेंगे ट्रंप। आखिरी कमेंट। बिल्कुल मिड टर्म्स आने वाले हैं। मिड टर्म्स के लिए अभी जो कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हुए थे आइस के अगेंस्ट में, जहाँ पे पूरी कंट्री के स्टेट्स यूनाइट हो रहे हैं कि जो आइस कर रही है उसके अगेंस्ट में, तो मिड टर्म्स में इकोनॉमी विल बी अ बिग इश्यू, और डेमोक्रेट्स को हमारा होप है कि हम हाउस की मेजोरिटी जीतेंगे। और जहाँ तक इंडिया यूएस रिलेशनशिप का बात है, ट्रंप और इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के ऊपर हर तरह के प्रेशर लगाए थे। ये भी कहा था कि एक बिल भी आया था कि जैसे 50% से 500% टैरिफ कर देंगे जो रशियन ऑयल बाई करते हैं। तो जितना प्रेशर लगाना इंडिया के ऊपर में, दे यूज्ड ऑल द मींस। तो ये एप्स्टीन फाइल में एक ईमेल, गलत ईमेल या फेक ईमेल या जो भी है वो डाल के इंडिया के पीएम को अगर डिफेम करने की कोशिश करे तो दैट्स मीनिंगलेस, क्योंकि वो प्रेशर अब यूजलेस है, क्योंकि जो प्रेशर लगाना था लगा लिया, एंड दे रियलाइज दैट दे कैन नॉट लिव इन दिस जियो पॉलिटिक्स विदाउट इंडिया। एंड इट्स ए गुड थिंग कि उन्होंने टैरिफ को रिड्यूस करके 18%, इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को, जो मैं जानता हूं पर्सनली काफ़ी सारों को जो जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं, बाकी और प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, उनको अब काफ़ी रिलीफ मिलेगी और फ़ायदा मिलेगा। और जहां तक आप इस पूरे प्रकरण में इंडिया को देखें तो इंडिया स्टूड टॉल, इंडिया स्टूड स्ट्रांग, इंडिया डिड नॉट कम टू कि
negotiate कि we will open our agriculture market, we will open our जो उसको we will stop buying Russian oil, and they stood strong. I mean, so I can only say कि Trump जो है वो ट्रैश जो एप्स्टीन फाइल है या ऐसे ट्रैश के ऊपर अभी सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, एंड ये मोदी जी इज डिलीवरिंग फॉर इंडिया एंड इंडिया इज विनिंग, एंड बट ओवरऑल द डायस्पोरा ओवर हियर हैज वर्कड हार्ड फॉर ओवर लास्ट 25-30 years टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग यूएस इंडिया रिलेशनशिप, एंड वी कंटिन्यू टू वर्क ऑन दैट कि चाहे वेदर ट्रंप हो या नहीं हो, इंडिया यूएस रिलेशनशिप इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड दैट विल कंटिन्यू स्ट्रॉन्ग। आई मीन जी, शुक्रिया हमारे तीनों गेस्ट का, कोचर साहब, तेजावत साहब, भुटोरिया साहब। आप लोगों ने इतना ज्ञान दिया, लोगों को समझाया, लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आई होप आप लोग कमेंट्स पढ़ते होंगे, आप लोगों की बहुत तारीफें की जाती है, और जिस प्रकार से आप लोग समझाते हैं, हो सकता है उनको एक दो ही चैनल्स ऐसे मिलते हो जहाँ पे गाली गलौज की जगह हंसी होती है और काफ़ी सारे सैटारिकल कमेंट्स भी होते हैं। कुछ लोग शोज छोड़कर भी चले जाते हैं जब ऐसे सवाल आते हैं जिसका जवाब आपको देना चाहिए, लेकिन वो भी बहुत रिस्पेक्ट से जाते हैं, तो इसमें हमें भी बहुत मजा आता है वो रिस्पेक्ट रखते हुए और लोगों को समझा पाए कि भाई चल क्या रहा है। तो थैंक यू सो मच, और दोबारा जरूर हम जुड़ेंगे। देखते हैं कल का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहता है। भुटोरिया साहब, आप सुबह सुबह जागे और हमसे बात की, उसके लिए शुक्रिया। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह, और हम आपके लिए लाते रहेंगे और भी बड़ी बड़ी खबरें और ऐसी ही मजेदार जानकारियां कि चल क्या रहा है भारत में, और आपको एनालाइज करके बताएंगे कि ये मुद्दा आपको समझने में आसानी हो, राहुल गांधी ने क्या बोला उसको समझने में आसानी हो, पीएम मोदी का नाम आ रहा है एप्स्टीन फाइल में उसको समझने में आसानी हो, हम तेल कहां से खरीद रहे हैं ये भी आप समझ सके, और कितने में खरीद रहे हैं ये भी समझ सके। मेरा नाम है नागेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.